हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि आपके 26 से क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 26 का ए पार्ट, उसमें बोला गया है कि स्क्वायर रूट 3 को आप इरेशनल प्रूव करो, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। तो इसको कैसे करेंगे? हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट करेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते समय हमारा पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होगा लेट, हम अज्यूम करेंगे, मानेंगे रूट 3 क्या है? रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी वाले क्या मानेंगे? माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसका क्या मतलब होता है? यानी कि उसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बस अज्यूम करने का या मानने का यही हमारा रीजन है। अब हम दूसरा स्टेप क्या लिख सकते हैं? दिस विल इंप्लाई, सेकंड स्टेप, दिस विल इंप्लाई स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही मतलब होता है रेशनल नंबर का। अब हमें इसको एक इंफॉर्मेशन और देनी है कि ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम इंटीजर्स क्या है कि हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? ए और बी क्या है? ये सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, ए और बी क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक। अब ये सह अभाज्य क्या होता है? सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। इन शॉर्ट कहा जाए तो उनका एचसीएफ 1 होता है। जिनका एचसीएफ 1 होता है वो सारे नंबर कैसे कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि हिंदी में बोले तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या बनेगी इक्वेशन? ये बनेगा स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी इसका स्क्वायर। दोनों तरफ सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको और सोल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारी एक थ्योरम, इंटरेस्टिंग थ्योरम यूज होती है। क्या? अगर कोई भी नंबर, ये प्राइम नंबर है 3, ठीक है, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इज डिवाइडेड या डिविजिबल बाय 3। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये हमारी थ्योरम कहती है। आगे, अगर a 3 से डिवाइडेड है तो हम क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 3c। b नहीं ले सकते क्योंकि b यहाँ पे यूज हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं दिस विल इंप्लाई a इज इक्वल टू 3c। अब a इज इक्वल टू 3c हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू 3c पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा? इट विल इंप्लाई दैट 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, ये पूरा का पूरा स्क्वायर जाएगा, ये 9c स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहाँ 3 का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है। यहाँ 3 का स्क्वायर नहीं है, केवल b का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक, यहां से इसको कट करेंगे, 3 से ये 3 पे जाएगा, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3c। अब सेम जो हमने a के बारे में कमेंट किया था वही हम कमेंट किसके बारे में करेंगे? b के बारे में। क्या कमेंट करेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, दिस विल इंप्लाई b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक, सिमिलरली अब हम तो लेके चले थे a और b को प्राइम नंबर है, यानी कि उनका एचसीएफ 1 है। यहाँ पे हम जो हिंदी में लिखेंगे, ये लिखेंगे कि a स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा। सेम यहाँ पर लिखेंगे तो आगे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? दिस विल इंप्लाई क्या? दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption। ठीक है, ये हमारे जो हमने अज्यूम किया था, लेट किया था, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि विरोधाभास प्रकट करना। हिंदी में लिखेंगे यह हमारे कथन का विरोधाभास है।
विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हम गलत अजम्पशन लेके चले थे। हमने अज्यूम क्या किया था कि √3 क्या है? रेशनल नंबर है, जबकि √3 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल इम्प्लाई √3 इज इरेशनल। हिंदी में लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ सिंपल से प्रोसेस हैं जिनको आपको फॉलो करके ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। इसमें ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई गुणा भाग है, आपको बस सिंपल से स्टेटमेंट और प्रोसेस ध्यान में रखना है। तो आइए अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट भी आपका पहले चैप्टर से है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, एक ट्री दिया गया है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, उसमें हमको कुछ मिसिंग नंबर दिए गए हैं x, y, a, b। तो हमको ये नंबर्स बताने हैं। ये नंबर्स कुछ भी नहीं है, बस नीचे के दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऊपर का नंबर लिखा गया है। तो यही हमको इसमें करना है। तो सबसे नीचे से हम शुरुआत करेंगे। कैसे? 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 7। ठीक, अब 35 में 2 की मल्टीप्लाई करके 70 आता है, तो 70 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 210 आ जाए, तो हमारा ए का आंसर कितना होगा? 3। 70 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है? 210। अब 210 की 2 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, वो हमारा y होगा। तो 210 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू आएगी 420। ठीक, वैसे ही अब 420 y की वैल्यू आ गई, तो y में अगर 2 की मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलने वाला है? x। अगर 420 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? 840। इस तरीके से हमारे a, b, c और x, y की वैल्यू बहुत आसानी से निकल गई। ये क्वेश्चन सेकंडो का था, आपका 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या गिवन है? शून्यकों का योग और सम ऑफ जीरोस हमको क्या दिया गया है? 0। शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको क्या दिया गया है? -9। तो हमको बहुपद बताना है। ये आपके सेकंड चैप्टर से है, बहुपद नाम का आपका चैप्टर है। ठीक, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे? हमारा एक फॉर्मूला होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हमको बहुपद या पॉलिनोमियल निकालना हो, ठीक है, द्विघात की बात हो रही है, तो क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x² माइनस जो भी सम दिया होगा हमको वो आएगा, मल्टीप्लाई x आएगा प्लस प्रोडक्ट आएगा, ये हमारा बहुपद होगा। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। x² माइनस सम यानी कि योग क्या दिया गया है? 0। तो इसकी जगह हम 0 धरेंगे, 0x प्लस प्रोडक्ट की जगह क्या धरेंगे? -9 यानी कि -9। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना है? x²। अब ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, इसको लिखेंगे ही नहीं, -9। तो ये हमारा बहुपद आया। इतना आसानी क्वेश्चन था, बस चुटकियों में हो सकता है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एग्जामिनर आपसे केवल ये फॉर्मूला पूछना चाह रहा था और कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से कभी भी आएंगे तो उनको सही सोल्व कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उसका ए पार्ट क्या दिया गया है? दो इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। 2 इक्वेशन दिए और बोला गया है कि इसको ग्राफिकली सोल्व करें। इसका सॉल्यूशन हमको सोल्व करके नहीं देना, बल्कि इसका जो ग्राफ पेपर पे बनेगा उससे हमें सॉल्यूशन बताना है कि बाय ग्राफ ड्रॉ करके हमारा ये सॉल्यूशन आया है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है। इसको ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट, एक हर इक्वेशन के 2-2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट कैसे निकालते हैं कि ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, कोई भी लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर पे हमको कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो आइए 2-2 पॉइंट निकालते हैं इनके, ये x और ये y। जब पहली क्वेश्चन में, ये पहली क्वेश्चन के लिए है, अगर पहली क्वेश्चन में x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं? 0। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ 3y इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई? 2। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2 हमको मिली है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अगर हम y को 0 पुट कर लें, y को 0, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना? 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू कितनी है? 6। 2 पॉइंट यहां से मिल गए। अब 2 पॉइंट हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन ये रही, x और y। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, ठीक, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 यानी कि 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12।
तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आएगी 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो एक वैल्यू आई माइनस का 4। जब y को हम कितना रखेंगे, 0, y को 0 रखते हैं, y को यहाँ 0 रखा, तो y को 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12। यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू आएगा 2x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमने यहाँ दो पॉइंट निकाल लिए हैं। अब इन 2 पॉइंट को हम जब ग्राफ पेपर पे सोल्व करेंगे तो ग्राफ पेपर पे इसका कुछ ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा। तो ये दोनों कहाँ जाके मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं x बराबर 6 और y बराबर 0 पे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कभी भी लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है x, y। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन हमको मिला है वो मिला है 6, 0। तो उम्मीद है ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन अब आप जब भी सोल्व करेंगे तो उनमें हमसे गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी आपका सेम चैप्टर से, लीनियर इक्वेशन से। क्या बोला गया है, x और y जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, पूरक कोण। अब ये पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका योग, जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। दूसरा हमको क्या दिया गया है, x और y का रेशो दिया गया है, अनुपात दिया गया 1:2। तो हमको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले इसके हम लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहला, अगर पूरक कोण दिए हैं तो x प्लस y, इन दोनों को प्लस करके हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 90 डिग्री। ठीक। और दूसरा हमको दिया क्या गया है, अच्छा, रेशो को कभी भी लिखते हैं तो रेशो को लिखते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2। x अपॉन y 1/2 कभी भी रेशो में दिया होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2x इज इक्वल टू y। इसको 1, इसको 2। अब यहाँ पे लगाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 2x। तो देखेंगे x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू तो 30 डिग्री आ गई। और अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो 30 में ही 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 60 डिग्री। तो x और y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारी 30 डिग्री और जबकि y की वैल्यू आई 60 डिग्री। तो आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि 29 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है, ये चैप्टर से है आपके सर्कल चैप्टर से। क्या आपको क्वेश्चन दिया है, सर्कमस्क्राइबिंग रेक्टेंगल आपको दिया गया है, यानी कि वृत्त के परिघत एक आयत बना हुआ है और हमको उस आयत को क्या प्रूव करना है, कि प्रूव करना है कि ये आयत एक वर्ग है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक थ्योरम का पता होना जरूरी है, जो आपकी सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। थ्योरम क्या कहती है, अगर हम सर्कल के बाहर किसी भी बिंदु से उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, तो उसकी जो लंबाई होगी बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सी से आर तक की कोई टेंजेंट खींच रहा हूँ और यहाँ इसी पॉइंट से सी से क्यू तक की कोई डिस्टेंस यानी कि टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सी आर बराबर सी क्यू होगी। वहीं डी से सेम, डी आर बराबर डी एस होगी, ए एस बराबर ए पी होगी, बी पी बराबर बी क्यू होगी। ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं आउटसाइड पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट के। ठीक है, और इसी थ्योरम पे आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एबीसीडी क्या दिया गया है, ए बी सी डी हमको दिया गया है। ये क्या है, एक आयत है, मतलब एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ए बी, रेक्टेंगल में खास बात होती है कि उसकी आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी बराबर होगी डीसी के, दूसरा, और ए डी बराबर होगी बीसी के। इसको 1, इसको 2 नाम दे देते हैं। अब हम लिखते हैं क्या, अपनी थ्योरम यूज करते हैं क्या, ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस। अगला बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू। सी से देखेंगे, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू। अगला डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। ये रीजन क्या देंगे सबका, रीजन है टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। ठीक, बाहर से ये सारी, ए से पहली वाली, बी से दूसरी वाली, सी से तीसरी वाली और डी से चौथी वाली स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ करी है। तो ये सारे के सारे रीजन है, इस रीजन से ये सारे बराबर होंगे। अब 2, इसको 3, 4, 5 और 6 इसको नाम दे देते हैं। योग किसका, 3, 4, 5, 6 का योग करने पर, यानी कि
3 एडिंग 3 4 5 6 क्या मिलेगा? ए बी प्लस सी डी बराबर ए सी, एस वाले को प्रूव, एस वाले की तरफ यानी कि ए डी प्लस बी सी। अब 1 और 2 से देखो, 1 और 2 ये रहे, ए बी के बराबर कितना है? डी सी। तो यहाँ पे ए बी को सी डी या डी सी लिख सकते हैं, सी डी प्लस सी डी बराबर, और बी सी के बराबर क्या है? बी सी के बराबर है ए डी। तो ए डी को बी सी लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी सी। तो सी डी ट्वाइस ऑफ सी डी बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी सी। इससे हम कह सकते हैं सी डी बराबर बी सी। अब ये सी डी बराबर बी सी आ गया। सी डी कौन सी लाइन है? सी डी ये वाली लाइन है, और बी सी कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये वाली बराबर हैं, तो क्या सारी लाइन आपस में बराबर नहीं होंगी? यस। तो हम केवल इसी से बोल सकते हैं, दिस विल इंप्लाई ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और इससे क्या प्रूव हो जाएगा? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यानी कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यही तो प्रूव करना था हमको कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपका चैप्टर से है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को प्रूव करना है। कितना? 1 माइनस कोट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो एक तरीका ये है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को अलग प्रूव करें और राइट हैंड साइड को अलग प्रूव करें और दोनों को इक्वल रख दें। तो हम इसमें वही अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो देखते हैं कौन सी है। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक तो हम ये यूज करने वाले हैं। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी हम इसमें यूज करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं देखिए। तो हम क्या लेके चलते हैं? एल एच एस। पहले हम एल एच एस लेके चलते हैं। ये वाली साइड क्या दी गई है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यूजिंग आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब ये अभी उल्टे हैं इनके। अगर रेसिप्रोकल नहीं, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, ये होता है, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन नीचे आ जाएगा। ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस ऊपर पहुंच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, सब जगह ए है तो ए। ठीक है, तो एलएचएस हमारा कितना है? कोट स्क्वायर ए। अब हम आरएचएस को लेके चलते हैं। आरएचएस क्या दिया गया है? 1 माइनस कोट ए, 1 माइनस कोट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर बराबर। अब हम दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को भी 10 में कन्वर्ट करते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, और नीचे डिवाइड में ये भी है 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन ए पूरे का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले में से हम माइनस 1 को कॉमन लेते हैं। अगर माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो जो यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, उस माइनस को क्या कर देगा? प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो बाहर जो आएगा वो प्लस ही आएगा। तो हम इसको माइनस करके भी लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय टेन ए और 1 माइनस टेन ए इसका होल स्क्वायर। अब इस 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचेगा? 1 अपॉन टेन ए बचा और इसका होल स्क्वायर। 1 अपॉन टेन ए क्या होता है? ये होता है हमारा कोट ए इसका होल स्क्वायर, और इसको बोलते हैं कोट स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि एल एच एस किसके बराबर आ गया? आर एच एस।
ठीक है, इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें बस जरूरत क्या थी, हमें ये आइडेंटिटीज याद होने की। 2 आइडेंटिटीज थी जो इसमें यूज हुई है। अगर ये आपको याद है तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के चैप्टर से। इसमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, आपके 2 ग्रुप दिए गए हैं पेन के। पहले में आपके 200 पेन का एक ग्रुप है, जिसमें से आपके 180 पेन गुड क्वालिटी के हैं और जबकि 20 पेन डिफेक्टिव है। तो पहला ग्रुप देके 200 पेन में से ये पूछा गया है आपसे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कस्टमर है वो पेन नहीं खरीदे। एक ही कंडीशन में नहीं खरीदेगा जब पेन डिफेक्टिव होंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि ऊपर जो है फेवरेबल आउटकम आते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं? ऐसे आउटकम जिनकी होने की संभावना हो। यानी कि उसने यहाँ पर पूछा है कि डिफेक्टिव होने की संभावना, कब नहीं खरीदेगा? जब वो डिफेक्टिव होंगे। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 20। जबकि जो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप है वो है टोटल आउटकम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले वो देखते हैं हम। वो होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, अब पहले केस में अगर देखें 200 का पूरा ग्रुप है तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे? टोटल आउटकम हो गए 200। जबकि अगर वो नहीं खरीदेगा, कब नहीं खरीदेगा? जब उसके पेन डिफेक्टेड होंगे 20। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 20। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 0 से 0 कट, और ये कितना आएगा? 1/10। तो हमारा जो आंसर आया उसकी संभावना है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। ठीक। सेकंड में हमसे क्या पूछा है कि वो 100 पेन का और एक ग्रुप लाया जिसमें 80 अच्छे पेन थे और 20 डिफेक्टिव। तो अब यहाँ पे जो टोटल ग्रुप हो गया वो हो गया 300 का, यानी कि टोटल आउटकम अब कितने हो गए हमारे? 300। अब खराब पेन, डिफेक्टिव पेन कितने हो गए? 40। और गुड पेन कितने हो गए? गुड पेन कितने बचे? 260। ठीक। अब वो ये कह रहा है कि दूसरे में प्रोबेबिलिटी बता दो कि कस्टमर पेन खरीद ले। तो अब फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 260। और टोटल आउटकम कितने होंगे? 300। तो प्रोबेबिलिटी किसकी कि वो बाय कर ले, इसकी क्या होगी? 260 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, 0 से 0 कट, 2 से दोनों को काटेंगे 13 दूनी 26 और 15। तो 13/15 प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि कस्टमर आए और पेन खरीद ले। तो उम्मीद है प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक नॉर्मल सा आपका फॉर्मूला है जो कि आपके एक ही फॉर्मूला है जो कि आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज होता है। अगर आपको ये पता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये जो सेक्शन है आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस पूरे सेक्शन में तो आप हमको कमेंट में जरूर बताएं।